आप सोचिए हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होती हैं। कुछ लोग अपने काम में ऐसे रिजल्ट्स लेकर आते हैं कि देखने वाले को लगता है पता नहीं ये रिजल्ट आ कैसे रही हैं, इतनी मेहनत हो कैसे रही है। क्योंकि ऐसा सोचने वाले वो लोग हैं जो टाइम को मैनेज नहीं करते, और जिन लोगों को वो देख रही हैं वो ऐसे लोग हैं जो टाइम के साथ साथ अपने माइंड को मैनेज कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज़्यादा टास्क को अपने टाइम में फिट करना नहीं है, बल्कि अपने माइंड की मेंटल एनर्जी और फोकस को मैनेज करते हुए जितने काम पॉसिबल हो पाएं उनको बेहतर तरीके से करना है। हम अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं, यह आज की किताब में बताया गया है, जिसका नाम है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, जिसको लिखा है डेविड कटबी ने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आपने कोई काम लिया और उसको फिक्स कर दिया और उसे स्केड्यूल में किया, बल्कि आपको अपने दिमाग की शक्ति का भी तो प्रयोग करना है। किस काम को करने के लिए दिमाग किस समय ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इस पर भी ध्यान देना है। आपकी मेंटल एनर्जी किस समय सबसे ज़्यादा होती है, क्रिएटिविटी किस समय ज़्यादा पीक पर होती है, इसको भी मैनेज करना है। टाइम तो लिमिटेड है और उतना ही रहेगा, लेकिन अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें उस टाइम को अपने फेवर में कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। इमेजिन करिए दो लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने टाइम फिक्स किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट को उसी समय करना है, और दूसरा व्यक्ति जानता है कि किसी प्रोजेक्ट पर क्रिएटिविटी दिखाने के लिए उसका एक पर्टिकुलर टाइम है जब दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जो व्यक्ति अपने फिक्स स्केड्यूल में काम करेगा हो सकता है वो बोर हो जाए, परंतु जो व्यक्ति अपनी पीक मेंटल एनर्जी के समय पर काम करेगा उसके रिजल्ट बेहतर होंगे। इस बुक समरी में चैप्टर के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल लर्निंग भी बताऊंगी जो मैंने इस किताब से सीखी है, जिनको मैं अपनी लाइफ में भी फॉलो कर रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग हमें ये समझना होगा हमारी मेंटल एनर्जी किस समय पीक पर होती है, किस समय हम ऐसे काम को करने के लिए तैयार होते हैं जिसमें दिमागी कसरत की ज़रूरत होती है, सोचने समझने की ज़रूरत होती है और क्रिएटिविटी से काम करने की ज़रूरत होती है। हमें अपने उस समय को पहचानना होगा। चैप्टर नंबर 1, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। ये तो हम सभी जानते हैं आज की दुनिया क्रिएटिव दुनिया है। पहले के ज़माने में मैनुअल काम बहुत ज़्यादा होता था, परंतु आज क्रिएटिविटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्रिएटिविटी के लिए टाइम मैनेज नहीं किया जा सकता। ये तो हमारे दिमाग की एक ऐसी शक्ति है जो कभी भी जागृत हो जाती है जब उसको जागृत होने के लिए माहौल मिलता है। कटबी कहते हैं कि अगर आप अभी भी टाइम मैनेज उसी तरह करोगे जैसे पुराने ज़माने में किया जाता था तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना और सिर्फ उसके अकॉर्डिंग काम डिवाइड कर देना, तो यह आपको उतने बेहतर रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि क्रिएटिविटी समय की मोहताज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी इनोवेटिव आइडिया को किसी टाइम फ्रेम में नहीं डाल सकते। वो इनोवेटिव आइडिया आपको कभी भी आ सकता है जब उस आइडिया के लिए आपकी ब्रेन का माहौल सही होगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है एक एक सेकेंड का भरपूर फ़ायदा उठा लें और प्रोडक्टिव बन जाएं। ये नहीं सोचते कि अगर हर मिनट अपने आप को बर्न आउट किया तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि हर एक सेकंड प्रोडक्टिव हो जाए तो रिलैक्सेशन का टाइम कहाँ से निकाल पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका ब्रेन बर्न आउट हो जाएगा। इसके लिए हमें अपने रिलैक्सेशन का टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ समय मिलता है। वो ऐसा समय होता है जो बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसमें कोई ख़ास बड़ा काम नहीं किया जा सकता। उस टाइम को आप अपनी रेस्ट और ब्रेन की रिकवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी मीटिंग आज 15 मिनट पहले ख़त्म हो गई और आपकी ट्रेन आने में या कैब आने में 15 मिनट का समय बाकी है, और आपको लग रहा है कि आपकी मीटिंग बहुत एग्जॉस्टिंग थी, तो वो बचे हुए 15 मिनट में आप कोई मेडिटेशन कर सकते हैं। राइटर कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के हम सभी को लेकर दो गलत एजम्पशंस होते हैं। सबको लगता है हमारी एनर्जी पूरा दिन कांस्टेंट रहती है, जितनी सुबह है उतनी ही दोपहर, शाम और रात में होगी, और हम उसी के अकॉर्डिंग सभी काम को करेंगे। जो काम जिस टाइम किया जाता है उसको उसी वक्त करेंगे। लेकिन ये नहीं समझते हमारी पूरे दिन मेंटल एनर्जी अलग होती है, फोकस अलग होता है।
जो फोकस मॉर्निंग में होता है वो फोकस शाम के समय नहीं हो सकता। इसलिए पढ़ाई का समय शाम को मिलने पर पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए, बल्कि पढ़ाई का समय सुबह निकाला जाना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्रेन की फोकस पावर ज़्यादा होती है। इसी को लेकर कटवी कहते हैं कि हमें टाइम के साथ साथ कुछ और भी मैनेज करना होगा, और वो है हमारा माइंड। माइंड का मैनेजमेंट करना टाइम के मैनेजमेंट से ज़्यादा क्रिटिकल है। कटवी कहते हैं कि माइंड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, इन दोनों के लिए एनवायरनमेंट का सही होना बहुत ज़रूरी है। वो अपना एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए साउथ अमेरिका शिफ्ट किया। नए एनवायरनमेंट ने उनके माइंड को फ्रेश कर दिया, और इस तरह हम भी अगर अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें तो कुछ काम पूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं। चैप्टर 1 की लर्निंग ये है कि हमें अपने एनर्जी लेवल को मैनेज करना होगा। अगर हम सुबह क्रिएटिव हैं और ज़्यादा फोकस्ड हैं तो पढ़ाई तब करनी होगी। राइटिंग या ब्रेनस्टॉर्मिंग भी तभी की जाएगी। और जब हम थोड़ा लो फील करेंगे तो वो काम करेंगे जो हमारे रूटीन टास्क होंगे। सेकेंड लर्निंग ये कहती है कि आपको बहुत ज़्यादा स्केड्यूलिंग नहीं करनी है। थोड़ा समय ऐसा छोड़ना है कि आप काम को ऊपर नीचे कर सको। और अगर इस बीच में कभी रिलैक्स करने का टाइम मिल जाए तो ओवर प्रोडक्टिव नहीं होना, बल्कि कुछ समय रिलैक्सेशन के लिए निकाल लेना है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे माइंड काम हो जाए, चाहे वो मेडिटेशन, योगा या बुक रीडिंग ही क्यों ना हो। सेकंड चैप्टर है क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। लेखक कहते हैं क्रिएटिविटी के 2 मोड्स होते हैं। एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं उस समय हम डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। और एक ऐसा समय होता है जब हम बहुत सारे आइडियाज़ में से किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, उस समय हम कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं। हमें अपनी थिंकिंग लेवल को समझना होगा। हम किस समय डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे होते हैं, ज़्यादा आइडियाज़ मन में आते हैं, और किस समय हम शांति से किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाना चाहते हैं। हमें देखना होगा हमें क्रिएटिविटी का काम कब करना है और डिसीजन मेकिंग का काम दिन में किस समय पर करना है, किस समय हमारा दिमाग शांत होता है और हम सारी बातों का एक निचोड़ निकाल पाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे दिमाग में आइडिया अचानक आता है। आइडिया आने का कोई टाइम नहीं होता, इसलिए जब भी आइडिया आए आपको उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसको लिखना या नोट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा हर घंटा प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। कुछ घंटे डेली रूटीन के काम को लिए हुए होते हैं, कुछ घंटे प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ घंटे आराम के होते हैं। हमें अपने ऐसे कामों को जो करने में काफ़ी मुश्किल होते हैं उनको प्रोडक्टिव आवर्स में करना चाहिए। ऐसे कामों को जिनको हम चलते फिरते किसी समय निपटा सकते हैं, ऐसे कामों को रूटीन वर्क टाइम पर करना चाहिए। और ऐसे थॉट्स जो रिलैक्स होते हुए आते हैं उनको रिलैक्सेशन के टाइम पर पढ़ना चाहिए। तो अगर आपका ब्रेन इसमें आपका साथ नहीं देता तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओवर प्रोडक्टिव होना और हर सेकंड किसी ना किसी काम को कर लेने से आप कुछ समय के लिए ओवर प्रोडक्टिव हो जाएंगे, पर अगर ब्रेन को आराम नहीं मिला तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इस चैप्टर की प्रैक्टिकल लर्निंग है, जब आप आइडियाज़ जनरेट करते हो तो उसी वक्त डिसीजन मेकिंग मत करो। पहले बहुत सारे आइडियाज़ आने दो और कुछ समय तक उनको आते रहने दो, और अगले दिन आप उन आइडियाज़ में से बेस्ट आइडियाज़ को चुनकर डिसीजन मेकिंग करो। इससे आपके ब्रेन की क्रिएटिविटी पावर और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सेकेंड लर्निंग है, जब भी कोई क्रिएटिव आइडिया आए तो उसको लिख लो, चाहे वो कोई छोटा आइडिया हो या कोई बड़ा आइडिया हो। और ऐसे आइडियाज़ आपको रिलैक्स करते हुए भी आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। आप ये तो जानते हैं थका हुआ शरीर कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह थका हुआ दिमाग भी कोई नया आइडिया जनरेट नहीं कर सकता। रिचार्ज होना सबके लिए ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है हमारे दिमाग में छोटे छोटे आइडियाज़ आते हैं और हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। अगर एक बड़ा आर्टिस्ट अपनी छोटी छोटी आर्ट को ना बनाए तो वो बड़े बड़े आर्ट को कैसे बना पाएगा। जब आपको क्रिएटिविटी के छोटे आइडियाज़ भी आएँ तो उनको अपनी लाइफ में अपनाओ, तभी हम बड़े बड़े आइडियाज़ को फॉलो कर पाएंगे। क्रिएटिविटी की 4 स्टेजेस में आती है। सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, फिर इनक्यूबेशन होती है, फिर इल्यूमिनेशन होता है और वेरिफिकेशन होती है। हमारे दिमाग को इन चारों स्टेजेस को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। पहले कोई आइडिया आने के लिए कोई टॉपिक मिलता है, फिर उस पर आइडियाज़ आते हैं, फिर अचानक से कोई आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट आता है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जब हम उस आइडिया को लागू करते हैं तो यह वेरीफाई हो जाता है कि यह आइडिया सही काम कर गया। यह एकदम से नहीं होता,
तो किसी मुश्किल काम को क्रिएटिवली करने में जो समय लग रहा है उसको लगना ही चाहिए। इसी तरह ब्रेन काम करता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको इंस्पायर होना होगा। आपको तरह तरह के एडवर्टीजमेंट देखने होंगे कि वो कैसे बनते हैं। ये समय प्रिपरेशन का होगा। उसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक लेना होगा। ये समय इनक्यूबेशन का होगा। जब आप ब्रेक ले रही होंगे और माइंड रिलैक्स होगा तब अचानक आपको एक आइडिया आ जाएगा। ये वक्त इल्यूमिनेशन का होगा। उसके बाद उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और एक एडवर्टीजमेंट तैयार करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन होगा। ये वेरिफिकेशन होगी। इसलिए अगर क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो थोड़ा काम करने के बाद ब्रेक लेना होगा। सॉल्यूशन अक्सर तब दिमाग में आते हैं जब दिमाग बिल्कुल शांत होता है। कई बार ऐसा होता है रात को कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाता और हम सोच कर सोते हैं कि सुबह हो सकता है इनका जवाब मिल जाए। जैसे ही हम अगले दिन सुबह उठते हैं हमें जवाब मिल जाता है। इसका कारण है कि ब्रेन को रात में रिलैक्स होने का समय मिल गया। हमें एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए। दिमाग के सबकॉन्शियस पार्ट को उसका काम करने का मौका देना चाहिए। चैप्टर नंबर 4, द 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिव वर्क। किसी क्रिएटिव काम को करने के लिए 7 अलग अलग मेंटल स्टेट होती हैं। कभी फोकस बहुत इंटेंस होता है, कभी फोकस बहुत लो होता है। अगर हम अपनी इन 7 स्टेजेस को समझ जाते हैं तो हम बर्न आउट नहीं होते और ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बन जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक म्यूजिशियन सुबह अपने दिन की शुरुआत करता है। वो सुबह गाना नहीं शुरू करता बल्कि ऐसी ध्वनियों और रागों का अभ्यास करता है जो बहुत ही शांत करने वाली होती हैं और ये एक लो फोकस एक्टिविटी है। फिर धीरे धीरे सॉन्ग राइटिंग करता है जिसमें थोड़ा फोकस चाहिए और दिन के एंड में दूसरे म्यूज़िक को लिसन करता है और इंस्पायर होता है। उन्होंने अपने फोकस को समझ लिया है कि किस समय ज़्यादा होता है और किस समय कम। हमारे लिए यही प्रैक्टिकल लर्निंग है। हमें अपने फोकस को समझना होगा। किस समय फोकस ज़्यादा है और हम ज़्यादा फोकस करने वाले काम करते हैं। दूसरी लर्निंग यही है कि हमें अपने ब्रेन को टाइम टू टाइम रिलैक्स होने का मौका देना होगा। रिलैक्स होने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप स्क्रॉलिंग करेंगे। रिलैक्स होने का मतलब है कि अपने ब्रेन की पावर को इन्हांस करने के लिए और उसको काम रखने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे ब्रेन बूस्ट अप होता है। जैसे कि बुक रीड करना, म्यूज़िक सुनना जिसमें कि वाइट म्यूज़िक, नेचुरल साउंड्स या क्लासिकल म्यूज़िक इन्वॉल्व होता है। यदि आप खुद गाते हैं तो उस म्यूज़िक का अभ्यास करना, अपनी किसी कला का प्रदर्शन करना जिससे माइंड रिलैक्स हो जाता है। इस प्रकार हमारे लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। नेक्स्ट चैप्टर है क्रिएटिव सिस्टम। हमारे ब्रेन को क्रिएटिविटी की डोज देनी पड़ती है। यानी हम सभी को कुछ ऐसे काम अच्छे लगते हैं जिनकी वजह से हम अपने प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में बेहतर काम कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राइटर है, अगर वो रोज़ राइटिंग नहीं करेगा तो वो क्रिएटिव नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें हमारे दिमाग को रोज़ उन कामों की डोज देनी पड़ेगी जो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एक एथलीट हैं और डेली कम से कम कुछ मिनट्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बेहतरीन एथलीट्स नहीं बन सकते। आपका ब्रेन आपको एथलेटिक्स में सपोर्ट नहीं कर पाएगा और ये क्रिएटिविटी रोज़ रिपीटिशन से भी बढ़ती है। अगर कोई सिंगर रोज़ गाने का अभ्यास नहीं करेगा तो वो गाने के क्षेत्र में क्रिएटिविटी को बढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए अपने काम की रिपीटिशन करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको एक सिस्टम बनाना होगा। अगला चैप्टर है क्रिएटिंग इन केओस। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और हम एक ऐसा एरिया ढूंढ रहे होते हैं जहां हम शांति से काम कर सकें। लेकिन कड़वी कहते हैं हमेशा लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। हमें लाइफ को अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है। हमें उन मुश्किल समय में भी सही रास्ते ढूंढने होते हैं और काम करना होता है। जैसे यदि हम परफेक्ट कंडीशंस का इंतज़ार करते रहेंगे तो क्रिएटिव कभी हो ही नहीं पाएंगे। हमें क्योस में भी काम को करते रहना सीखना होगा। साथ साथ अपने ब्रेन को थोड़ा सा ट्रेंड करना होगा। जैसे कि हमें किसी हाई फोकस काम को करने से पहले किसी लो फोकस काम को करना होगा ताकि ब्रेन अपनी पावर बनाए रखे। जैसे पढ़ाई करने से पहले अपने पसंदीदा म्यूजिक को सुनना या लाइट वर्कआउट या डांस करना जिससे हमारे ब्रेन की एनर्जी बच जाए ताकि हम ज़्यादा फोकस वाला काम कर सकें। हमारे लिए यही लर्निंग है कि हमें क्योस को अपना इंस्पिरेशन बनाना होगा। ज़्यादा स्ट्रेस फील करने पर बिल्कुल ही दुख के मोड में जाने से बेहतर है ऐसा काम करना जिससे हमारी स्पिरिट हाई हो जाए। चाहे वो पेंटिंग हो, गाना सुनना हो, डांस हो, किताबें पढ़ना हो या किसी टॉपिक पर बात करना।
दूसरी लर्निंग है परफेक्ट वर्क एनवायरनमेंट का वेट नहीं करना है। अगर आपके आसपास का वातावरण बहुत मेसी भी है तो भी 10 मिनट निकाल कर अपनी क्रिएटिव हैबिट को ज़रूर देने हैं। इस किताब के इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ माइंड को भी मैनेज करना चाहिए। मेंटल एनर्जी और क्रिएटिव एनर्जी के बारे में सबसे पहले खुद को जानना होगा। जब हम अपने बारे में जागरूक होंगे तभी अपने कामों को अपनी मेंटल और क्रिएटिव एनर्जी के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। नंबर 3, कंसिस्टेंट हैबिट डेवलप करनी होगी और सिस्टम डेवलप करना होगा, चाहे लाइफ कितनी भी क्योस में क्यों ना हो। तो आप सभी अपनी मेंटल एनर्जी को ट्रैक करना शुरू करो। आप ये देखो आप दिन के किस समय में सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, उस समय अपने इम्पॉर्टेंट हाई फोकस काम को निपटा लो। कोई ना कोई डेली क्रिएटिव हैबिट ज़रूर फॉलो करो। आपको जिस काम को करते हुए ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं उसे ज़रूर करो, चाहे वो आर्ट हो, क्राफ्ट हो या म्यूज़िक या डांस हो। क्योस में भी काम करना सीखो और एनवायरनमेंट को अपने अनुरूप बना लो। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।